नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के कुछ एमसीक्यूज की, जो कि धारा 6 से लेकर धारा 52A तक हैं। पिछले पार्ट में भी हमने धारा 6 से लेकर धारा 52 तक के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। ये हमारे एमसीक्यूज एमपी सिविल जज, राजस्थान सिविल जज, छत्तीसगढ़ सिविल जज, यूपी सिविल जज, एमपी एडीपीओ और इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स के जुडिशियल सर्विस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस बात में लॉर्ड समनर ने कहा है कि वे भी कार्य करते हैं जो खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं? ए. महबूब शाह वर्सेस एम्परर, बी. इंदर सिंह वर्सेस एम्परर, सी. बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी. बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस सम्राट यानी एम्परर के बाद में लॉर्ड जस्टिस समनर ने धारित किया कि वे भी कार्य करते हैं जो खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं। महबूब शाह वर्सेस एम्परर के बाद में समान आशय तथा सामान्य आशय में अंतर स्पष्ट किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के अंतर्गत यथा विचारित संयुक्त दायित्व का सिद्धांत निम्नलिखित के निर्णय पर आधारित है। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत निम्नलिखित के निर्णय पर आधारित है। ए. बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, बी. मलकाही वर्सेस बीआर, सी. पांडुरंग वर्सेस हैदराबाद राज्य, डी. रैंग वर्सेस क्रूज। इसका सही आंसर है डी. रैंग वर्सेस क्रूज। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत रैंग वर्सेस क्रूज से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के अंतर्गत यथा विचारित संयुक्त दायित्व का सिद्धांत रैंग वर्सेस क्रूज 1870 के निर्णय पर आधारित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। इसमें सही जोड़ियों को मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिए गए हैं वाद और सूची 2 में दिए गए हैं विषय। केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन किस विषय से संबंधित है? इसके सामने दिया हुआ है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार। फिर बी है नवाब अली वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, इसके सामने दिया हुआ है आपराधिक षड्यंत्र। सी. विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, इसके सामने दिया हुआ है सामान्य आशय। डी. महबूब शाह वर्सेस एम्परर, इसके सामने दिया हुआ है सामान्य उद्देश्य। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होते हैं। केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, यह आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित मामला है। बी. नवाब अली वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, यह सामान्य उद्देश्य से संबंधित मामला है। सी. विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, यह व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार के विषय से संबंधित है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, यह सामान्य आशय से संबंधित मामला है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया जाता है। यह किस बाद में व्यक्त किया गया है? ए. सैराज वर्सेस डी. रट जैन, बी. आर वर्सेस डंडले एंड स्टीफेन, सी. होल्डिंग वर्सेस प्राइस, डी. आर वर्सेस प्रिंस। इसका सही आंसर है ए. सैराज वर्सेस डी.
रट जैन। सैराज वर्सेस डी रट जैन के बाद में न्यायाधीश राइट ने यह विचार व्यक्त किया कि प्रत्येक अधिनियम में दुराशय यानी मैंसरिया अंतर्निहित है जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए। आर वर्सेस डंडले एवं स्टीफन का वाद आईपीसी की धारा 81 आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित है। आर वर्सेस प्रिंस दुराशय से संबंधित प्रमुख वाद है। होल्डिंग वर्सेस प्राइस का वाद दुराशय अथवा मनः स्थिति की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें 4 जोड़ियां दी हुई हैं और इसमें गलत एक जोड़ी गलत है, उसको बताना है। पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद सामान्य आशय। बी आर वर्सेस मैग्नाटन विकृत चित व्यक्ति का कार्य। सी आर वर्सेस प्रिंस दुराशय। डी आर वर्सेस विलियम्स हत्या। इसका सही आंसर है डी आर वर्सेस विलियम्स का वाद हत्या से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य वाद सुमेलित हैं। यह वाद भ्रम के अधीन दी गई सहमति से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सामान्य आशय पर आधारित संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ए बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। बी महबूब शाह वर्सेस एम्परर। सी जे एम देसाई वर्सेस बम्बई राज्य। डी रैंग वर्सेस गोविंदा। इसका सही आंसर है डी रैंग वर्सेस गोविंदा। यह संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंध नहीं रखता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रैंग वर्सेस गोविंदा के बाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर बताया गया। यह सामान्य आशय से संबंधित नहीं है। अन्य सभी वाद सामान्य आशय पर आधारित संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित हैं। सामान्य आशय धारा 34 में प्रतिपादित किया गया है, जिसके अनुसार जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सभी के सामान्य आशय के अग्रसर में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार दायित्वाधीन होगा मानो वह कार्य उसी ने किया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। का हत्या करने के आशय से विष की एक प्राणांतक खुराक या को देता है और जबकि यह जीवित था, एक अजनबी खाने का के ज्ञान के बिना या पर हमला किया और उसको गोली से मार डाला। ए का और खा दोनों हत्या के दोषी होंगे। बी का आपराधिक मानववध का दोषी होगा और खा हत्या का दोषी होगा। सी का की हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा। का हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा और खा हत्या का दोषी होगा। डी का हत्या करने के लिए उकसाने का दोषी होगा और खा हत्या का दोषी होगा। इसका सही आंसर है बी का आपराधिक मानववध का दोषी होगा और खा हत्या का दोषी होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 37 पर आधारित है, जिसके अनुसार जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले
या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के लिए उस अपराध के किए जाने में साशय सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। अतः प्रस्तुत समस्या में का हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा और खा हत्या का दोषी होगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वेच्छया को परिभाषित करती है? ए धारा 39, बी धारा 38, सी धारा 37, डी धारा 36। इसका सही आंसर है ए धारा 39। भारतीय दंड संहिता की धारा 39 में स्वेच्छया को परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 38 में आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। धारा 37 में किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को सहयोग करना तथा 36 अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम का प्रावधान करती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? ए सेक्शन 39, बी सेक्शन 40, सी सेक्शन 41, डी सेक्शन 42। इसका सही आंसर है बी सेक्शन 14 है ना। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 40 में अपराध की त्रिस्तरीय परिभाषा दी गई है, अर्थात धारा 40 के तीनों पैरा में अपराध का अलग अलग अर्थ है। प्रथम पैरा में अपराध से तात्पर्य है आईपीसी के अधीन दंडनीय कोई बात, और द्वितीय पैरा में अपराध से तात्पर्य है आईपीसी या विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात, तथा तृतीय पैरा में अपराध से तात्पर्य है विशेष विधि तथा स्थानीय विधि के अधीन कोई बात जो 6 माह या उससे अधिक के कारावास, जुर्माना सहित या रहित दंडनीय हो। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? संपूर्ण भारत पर, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, भारत के किसी भी भाग पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी। स्थानीय विधि मतलब आईपीसी भारत के किसी भी स्थानीय विधि भारत के किसी भी विशिष्ट भाग को लागू हो सकती है। ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 42 में स्थानीय विधि की परिभाषा दी गई है। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सही। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 43 के अनुसार अवैध शब्द हर उस बात को लागू है जो अपराध हो या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या
जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोभ करना उसके लिए अवैध है। सही बात है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अवैध शब्द को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है। केवल हर बार, जो कि एक अपराध है। केवल हर बात, जो कि विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है। केवल हर बात, जो कि दीवानी कार्यवाही के आधार पर उत्पन्न करती है। डी उपरोक्त सभी। ए में केवल हर बात, ये बार लिखा है, ये गलत है। केवल हर बात जो कि एक अपराध है। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। भारतीय दंड संहिता की धारा 43 में अवैध शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 43 के अनुसार अवैध शब्द हर बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाहियों का आधार उत्पन्न करती हो और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोभ करना उसके लिए अवैध है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध है, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है। उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। धारा 43 के अनुसार अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, जो सिविल कार्यवाही के आधार पर उत्पन्न करता हो। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द परिभाषित है। धारा 44 में, धारा 51 में, धारा 52 में, धारा 52 का में। इसका सही आंसर है सी धारा 52 का में। धारा 52 ई में, धारा 52 ई में नहीं, धारा 52 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 52 में सद्भाव पूर्वक को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक से अभिप्रेत है सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ किया गया कार्य। यह वास्तविक विश्वास की क्रिया, वास्तविक विश्वास के किया गया कार्य विधि विरुद्ध नहीं है। कोई कार्य जो वस्तुत ईमानदारी से किया गया है। सद्भाव युक्त विश्वास के अधीन किया गया कार्य। इसका सही आंसर है ए सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ किया गया कार्य। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 52 के अनुसार कोई बात सद्भावपूर्ण की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन परिभाषित शब्द संश्रय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है।
किसी व्यक्ति को आश्रय देना, किसी व्यक्ति को परिवहन के साधन देना, किसी व्यक्ति की सहायता, पकड़े जाने से बचने के लिए करना। डी, अपराध किए जाने से पूर्व उसके लिए जाने को सरल बनाना। इसका सही आंसर है डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 52A के अनुसार धारा 157 व 130 में वहाँ के सिवाय जहाँ की संशयित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा किया गया हो। संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रम, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या परिवहन के साधन देना या इन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित हैं, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को